जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका स्वागत है। साथियों स्वतंत्रता परीक्षा पार्ट 2 के लिए मैं ये वीडियो दे रहा हूं। आप जानते ही हैं प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 में दे चुका हूं। प्रैक्टिस सेट ये थर्ड है और ये थर्ड में 3 पार्ट में दे रहा हूं। 50-50 क्वेश्चन 3 पार्ट में है। प्रैक्टिस सेट थर्ड का ये 3A 3B बाद में आएगा और 3C बाद में आएगा। ये पहले मैं 3A दे रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जान लेते हैं कि साथियों पार्ट 1 में क्या है। लैंग्वेज होता है इंग्लिश लैंग्वेज 8 क्वेश्चन है और प्लस 22 है हिंदी, अर्थात टोटल लैंग्वेज से हमारा 30 क्वेश्चन इसमें रहता है। पिछले परीक्षा में जो भी साथी बैठे हैं जो क्वालिफाई हो गए हैं वो जानते ही होंगे, और जो नहीं क्वालिफाई होंगे उनके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है, और जो बहुत सारे शिक्षक इस बार फॉर्म भरे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। साथियों यहाँ सवाल है, देखिए दिया हुआ है विंटर सीजन कम्स आफ्टर। विंटर सीजन आता है किसके बाद? विंटर सीजन मतलब ठंडी के मौसम कब आता है? तो जानते हो कहते हैं रेनी के बाद आता है, मतलब वर्षा के बाद विंटर सीजन आता है। चलिए, माई एल्डर ब्रदर इज डैश इंजीनियर। ए इंजीनियर, एन इंजीनियर, या द इंजीनियर, नन ऑफ द अबव। एन होगा इसलिए कि ये वोवेल वर्ड है। ई क्या है? वोवेल वर्ड। तो वोवेल वर्ड को जब भी वोवेल वर्ड का उच्चारण जब वोवेल वर्ड जैसा हो, वोवेल साउंड जैसा हो, तो निश्चित है वहाँ पे क्या लगता है? एन का प्रयोग होता है। चलिए ये हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं साथियों। तीसरा क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। विच लेटर कम्स आफ्टर एक्स इन अल्फाबेट। तो एक्स के बाद क्या होता है? एक्स वाई जेड। इसका मतलब क्या आता है? वाई आता है। मैंने कौन सी लेटर जो है सो एक्स के बाद आता है अल्फाबेट में? तो वाई आता है। चलिए 4 का देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ किचन यूटेंसिल्स। किचन का कौन सा भाग नहीं है? तो स्पून तो है, चम्मच है ना, फिर प्रेशर कुकर भी है, फॉर्क भी है जो कि चम्मच जैसा ही होता है, और ये आपका बुक नहीं है। इसीलिए क्या होगा कि बुक आपका किचन का पार्ट नहीं है, ये तो आपका जो स्टडी रूम का पार्ट है। चलिए अगला है 5 नंबर का सवाल देख लीजिए साथियों। यहाँ लिखा है द फादर ऑफ ग्रैंड फादर इज कॉल्ड। मैंने पिता के, जैसे दादाजी के पिता क्या कह लेते हैं? दादाजी के पिता हम लोग क्या कहते हैं? परदादा, है ना। तो उसे कहते हैं ग्रेट ग्रैंड फादर। क्या कहते हैं? ग्रेट ग्रैंड फादर। मतलब द फादर ऑफ ग्रैंड फादर, दादाजी के पिता को कहते हैं परदादा, और उसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट ग्रैंड फादर। चलिए ये 5 का आपको हो गया। 5 के बाद 6 नंबर है साथियों। विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिक्स का दे दिया, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज का इंग्लिश में लिख करके दे दिया, इसीलिए देखिए प्राइम नंबर कहते हैं द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। जैसे मान लीजिए 2 को तोड़िए तो 2 गुना 1, 3 को तोड़िए तो 3 गुना 1, 4 को तोड़िए तो 2 गुना 2 गुना 1, 5 को तोड़िए तो 5 गुना 1, 6 को तोड़िए तो 2 गुना 3 और गुना 1, अर्थात 2 का भी मात्र 2 ही फैक्टर। मतलब द नंबर विच इज डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड इटसेल्फ। जो संख्या सिर्फ एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे, किसी से भाग ना लगे, उसे ही कहते हैं प्राइम नंबर। तो 2 को भी 1 और 2 के अलावा कोई भाग नहीं दे रहा है, 3 को भी 1 और 3 के अलावा कोई भाग नहीं दे रहा है, 4 में देखिए भाग देने वाला कौन है? 2 है और 1 है, इसके 3 फैक्टर आ गया। अर्थात विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सब प्राइम नंबर है। 19, तो सबसे छोटा कौन है? तो 2 ही है ना, इसलिए बी हो जाएगा। चलिए 6 के बाद 7 में आ जाइए। कजिन्स आर मैटरनल, मैंने चचेरा जो होता है, चचेरी बहन या चचेरा भाई जो भी होता है वो क्या होता है? तो मामा जी का पैटर्नल, ये पापा या अपने चाचा का जो रिश्ता होता है ना, सिबलिंग्स, वही हो गया कि जो सो एक ही माँ पिता के अगर बच्चे हैं तो उसे भी सिबलिंग कहते हैं। एक ही माँ पिता के बच्चे हैं तो उसे भी सिबलिंग कहते हैं। हालांकि इसे कजिन्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ ऑप्शन जो आपका आएगा ना वो ऑल द अबव, चूंकि जब 2 हो गया तो ये तीसरा भी माना जाता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका होगा। चलिए 8 का देख लीजिए। वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट आवर टीचर, एल्डर ब्रदर, फादर। ये तो सभी को हमें इन सबों को रेस्पेक्ट करनी चाहिए। किनको करनी चाहिए? टीचर को, फादर को और बड़े भाई को। चलिए 8 क्वेश्चन समाप्त हो गया साथियों, 8 क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग हिंदी लैंग्वेज में। हिंदी लैंग्वेज में आइए, हिंदी लैंग्वेज भी बहुत बढ़िया है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? कोटि, करोड़, आश्रम, लक्ष्य। देखिए करोड़ आपका तद्भव है, इसका तत्सम हो गया कोटि। तत्सम शब्द कोटि है,
करोड़ का कोटि, है ना, कोटि कोटि नमस्कार है आपको, कोटि कोटि नमस्कार मतलब करोड़ करोड़ बार नमस्कार है। यहाँ देखिए लक्ष्य, लक्ष्य क्या है आपका, तत्सम है, लेकिन इसका तद्भव क्या होगा, लाख, इसका तद्भव होगा लाख, ध्यान रखिएगा। चलिए 10 का देख लिए, निम्नलिखित शब्दों में नीर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, अनल, अनिल, सलील, अचला। देखिए सी है, नीर माने पानी, तो पानी का क्या होता है, जल होता है, नीर मतलब का पानी हो गया, और पानी का बहुत सारा पर्यायवाची शब्द होता है, जल होता है, वारी होता है, पानी होता है, तोय होता है, पय होता है, अम्बु होता है, अदक होता है, अर्थात बहुत सारा है, जिसमें सलील भी एक पर्यायवाची शब्द है, इसलिए सी हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से विनाश शब्द का विलोम क्या है, विनाश का, देखिए विनाश माने कोई समूल नष्ट हो जाना और किसी का उत्पत्ति होना, अर्थात व्युत्पत्ति, है ना, व्युत्पत्ति, निष्पत्ति, उत्पत्ति, संपत्ति, तो सी होगा, विनाश का विलोम शब्द आपका उत्पत्ति होगा, विनाश का विलोम शब्द क्या होगा, उत्पत्ति होगा। चलिए 11 के बाद आए थे साथियों 12 नंबर, देखो यशोदा शब्द का संधि विच्छेद होगा, यशोदा का असह जुड़दा, अस जुड़दा, असो जुड़दा, है ना, अस जुड़ उदा, 12 का। देखिए यहाँ पे यशोदा का संधि विच्छेद, शुद्ध जो संधि विच्छेद होगा वो ए होगा, अर्थात यशः जुड़ दा, असह जुड़ दा, असोदा। कहीं मन न टिकने की स्थिति के लिए एक शब्द है, कहीं मन न टिकना, तो मन अगर नहीं टिके तो मन शून्य, ऐसा नहीं होगा, मनहीन, ऐसा भी नहीं होगा, उन्मन, उन्मन तो चारों पट्टी इधर उधर भटकना, और कहीं मन न टिकना तो उससे भी ज़्यादा सटीक है अनमन, अनमन मैंने मन ही न लगना, है ना, मन ही न लगना, टिकना ही नहीं, कोई भी काम अच्छा नहीं लगना, इसीलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द लिखें, सूक्ष्म, असूक्ष्म, विशाल, स्थूल, सुशील, तो क्या होगा, सी होगा, स्थूल, मैंने सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म, और स्थूल मतलब एक ऐसा जो कि हम छू सकें, देख सकें, है ना, अनुभव कर सकें, उसे ही स्थूल कहते हैं। चलिए अब आ जाते हैं 14 के बाद आ जाइए 15 में। 15 का है मनोरम का संधि विच्छेद है, मनोरम का मनोरम का संधि विच्छेद है, क्या क्या है, मन जोड़ ओरम, मन जोड़ ओरम, मन जोड़ रम, मनो जोड़ रम, मन जोड़ रम, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, मन जोड़ रम। चलिए आगे है, समुच्च बोधक के शब्द में संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, समुच्च बोधक, समुच्च बोधक मैंने एक समुच्च, एक सूचित करने वाला, एक ग्रुप को सूचित करने वाला, समुच्च बनाने वाला, उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। समुच्च का अर्थ होता है जोड़ने वाला, देखिए तो जोड़ने, ये तो सही है ना। उसके बाद है समुच्च बोधक विकारी शब्द होते हैं, विकार अलग करने वाला, नहीं ऐसा नहीं है। यह अंग्रेजी के कंजक्शन की हिंदी पर्याय है, बिल्कुल सही है। कंजक्शन जिस प्रकार होता है ना, जैसे कि राम एंड सीता, राम एंड सीता आर गोइंग टू पटना, तो ये एंड जो आया नहीं कंजक्शन है ना, राम एंड सीता ये कंजक्शन है, एंड और बट ये सब कंजक्शन है। तो जिस प्रकार अंग्रेजी में कंजक्शन होता है उसी प्रकार हिंदी में क्या है, समुच्च बोधक है, समुच्च बोधक, तो ये भी सही है। समुच्च बोधक को योजक भी कहते हैं, योजक मैंने जोड़ने वाला, इसीलिए सब सही, लेकिन ये बी ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ क्या कह रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है, इसका मतलब आपका समुच्च बोधक विकारी होते हैं, अर्थात बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। लेकिन समुच्च बोधक है ये, मैंने ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। चलिए अब देखिए साथियों, बहुत अच्छा सवाल है, निम्नलिखित में शुद्ध रूप किसका है, प्रशंसा, ये सही नहीं है, प्रशंसा ये भी सही नहीं है, प्रशंसा ये भी सही नहीं है, प्रशंसा ये है, किसी का बड़ाई कर देना, है ना, एडमायर करना, किसी का बड़ाई करना, ये प्रशंसा कहलाता है, तो प्रशंसा का शुद्ध आपका डी है। चलिए भिखारी को खाना दो, इस वाक्य में कारक बताएं, भिखारी को खाना दो इस वाक्य में कारक बताएं, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। देखिए कर्म कारक है, देखिए यहाँ पे कर्म है ना, यहाँ पे जो है आपका कर्म कारक है ये, भिखारी को खाना दो, तो चलिए यहाँ पे आपका हो गया कर्म कारक, इसको थोड़ा सा हुआ है, कर्म कारक है। मुंह की खाना, मुहावरा का अर्थ है मुंह की खाना, न कहते मुंह की खानी पड़ी, इसका मतलब क्या, आप बातूनी होना नहीं, अपमानित होना नहीं, अभिनंदित होना नहीं, पराजित होना। मुंह की खाना मतलब पराजित होना। कभी कभी क्रिकेट मैच में देखते हैं कमेंटेटर साहब भी बोलते हैं कि दक्षिण अफ्रीका को भारत से शिकस्त मिली या भारत से मुंह की खानी पड़ी, इसका मतलब यहाँ पे जो है हार जाना, पराजित हो जाना। चलिए अब 20 नंबर का सवाल देखिए, इमली के पात पर बारात का डेरा, लोकोक्ति का अर्थ है,
इमली का जो पेड़ है, इमली का पेड़, उसमें इमली का जो पात है, इतनी इतनी छोटी छोटी पात होती है। इमली के पात पर बारात का डेरा, एक मतलब कभी संभव है, कभी संभव नहीं है। इसका मतलब 20 का क्या हो जाएगा, असंभव बात। जो संभव ही नहीं है वही बात आप बोल रहे हैं। साधन थोड़े, बातें बड़ी, कमाल दिखाना, अत्यंत कंजूस होना नहीं, असंभव बात। चलिए, कमर कसना, मुहावरा का अर्थ है कमर कसना मतलब हिम्मत, है ना। अब कमर कसना माने कमर को नहीं बांध लेना, ऐसा नहीं समझिएगा। दृढ़ निश्चय कर लेना, खूब कसकर कपड़े पहनना, दंडित करना, कमर कसकर युद्ध पर निकल जाना, दृढ़ निश्चय करना। कमर कसना नहीं कहते हैं, कमर कस लो। अगर तुम्हें यूपीएससी की तैयारी करनी है, अगर तुम्हें बीपीएससी की तैयारी करनी है, तो कमर कस लो। तुम्हें संघर्ष करना होगा, संघर्ष करोगे तो एक दिन सफलता मिलेगी। इसका मतलब कमर कसना में दृढ़ निश्चय करना। चलिए, अब 22 नंबर सवाल, 22 नंबर सवाल है साथियों, महत्व का संधि विच्छेद है। 22 का महत्व का संधि विच्छेद है, क्या क्या है, महत्व जुड़ त्व, महत्व जुड़ व, मह जुड़ त्व, महत्व जुड़ व। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, महत्व जुड़ त्व। महत्व, यहाँ देखिए आद्यत्व है इसमें भी और यहाँ भी आधात्व है, अर्थात हो गया महत्व। महत्व, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यहाँ शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द, इसका भी देख लीजिए, श्रृंगार, श्रृंगार, है ना, आइए श्रृंगार। फिर यहाँ क्या है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, श्रृंगार, है ना, ये इसका शुद्ध शब्द यही है। आखिर 23 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ कह रहा है शुद्ध शब्द है निर्लज, निर्लज, निर्ज्वल, है ना, इनमें से कोई नहीं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, निर्लज, जो संयुक्त, यहाँ जो संयुक्त, निर्लज अर्थात जिसे लज्जा नहीं हो। चलिए 24 के बाद साथियों आते हैं 25 में। 25 में निम्नलिखित में पुल्लिंग है, पुल्लिंग कौन है, शिक्षा, मुर्गी, हवा, दही। दही खट्टा है, बनाते थे उसे बच्चे में मुहावरा, है ना। देखिए शिक्षा, मेरी शिक्षा अच्छी है, ये स्त्रीलिंग हो गया। मुर्गी, मुर्गी आ रही है, हवा बह रही है, लेकिन दही क्या है, कभी ना लिखिएगा मेरी दही, मेरा दही खट्टा है, मेरा दही मीठा है, ये आपको लिखना पड़ेगा। दही महंगा है, अर्थात ये पुल्लिंग है। आगे आइए, निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग है, पौथी, काव्य, ग्रंथ, पुराण, है ना, पुराण, गरुड़ पुराण, यहाँ अच्छे किताब हैं, अच्छा किताब है। तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है, अच्छी नहीं लग रहा है, लेकिन पोथी जो है सो पोथी आपका स्त्रीलिंग है, अर्थात मेरी पोथी अच्छी है या पोथी अच्छी है, तो यहाँ पे आपका स्त्रीलिंग है। आइए 27 का देख लीजिए, आंदोलन शब्द का समार्थी शब्द चुनिए। आरोहण, उद्वेलन, अभियान, उच्छलन, तो अभियान होगा, नहीं कहते हैं कि अभियान चलाओ, है ना। आंदोलन मतलब अभियान चलाओ, लोगों तक जागरूक करो, लोगों को इसके बारे में बताओ, तब जो है सो आपकी सफलता मिलेगी। चलिए, अब आगे आपका देखिए 28 का, अनुज्ञा शब्द का समार्थी शब्द चुनिए। अनुज्ञा, आजा, अवज्ञा, प्रज्ञा, अनुमति। अनुज्ञा शब्द का समानार्थी, समानार्थी मतलब समान जैसा शब्द जो है, जो समान मेल जोल खाता हो, उसका क्या हो जाएगा, आपका अनुमति होगा। अनुज्ञा मतलब समानार्थी शब्द अनुमति। चलिए, फिजूल खर्ची का समानार्थी शब्द चुनिए। फिजूल खर्ची का समानार्थी शब्द चुनिए। अव्यय, मितव्यय, परिव्यय, अपव्ययी। फिजूल खर्ची का अपव्ययी, अव्यय, मितव्यय, परिव्यय, अपव्ययी, अर्थात अपव्ययी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए, यज्ञ शब्द का सटीक विलोम शब्द का चयन करना है। सटीक विलोम शब्द उल्टा, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ, कृतज्ञ, सर्वज्ञ हो जाएगा। यज्ञ मतलब हल्का, लेकिन सर्वज्ञ मतलब होता है विख्यात, पूरे वर्ल्ड लेवल पर, पूरे यूनिवर्स लेवल पर। चलिए तो हम लोग भाषा से अब क्लियर हो गए। अब आते हैं जनरल स्टडीज, पार्ट सेकंड में आते हैं जनरल स्टडीज में। आइए पार्ट सेकंड को उठाते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है, इस सवाल को बनाना है, इस सवाल को बनाना है, सर इसको सवाल को थोड़ा सा, हाँ इस सवाल को बनाना है। चलिए देखिए, यहाँ कह रहा है, यहाँ पॉइंट है 2.45, तो x इक्वल टू मान लीजिए 2.45, ये क्या है, रोड जो दिया हुआ है, इसका मतलब यही है कि 2.45 रेकरिंग में है, 45 45 45, ये चलते जा रहा है। इसका मतलब हम ये 45 दोनों के लिए, हम दोनों के बाद पॉइंट को लाना चाहते हैं, तो 100 से गुना करेंगे तो 100 x बराबर कितना हो जाएगा, 245.45
4 5 चलते रहेगा ये। और समुद्र से आप एगो 45 निकाल लिए तो कोई हानि इधर नहीं है, इधर उतना ही है बचा हुआ है। इसका मतलब हो गया कि हम लिख सकते हैं कि बराबर 245 टू द पावर रोड, है ना, ये आ गया आपका। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है इसको कहिए सेकेंड, इसको कहिए फर्स्ट, तो सेकेंड घटा फर्स्ट, तो यहाँ पे क्या हो गया 100x माइनस एक्स इजकल टू, ये आ गया 245.45 रोड माइनस कितना गया 2.45 रोड। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, कट जाएगा चूंकि एक माइनस में है और 2 इसमें घटेगा, कितना बचेगा 243, 45 में से 2 घट गया 243, और यहाँ पे हो गया 99x, इसीलिए कितना आ गया x इक्वल टू 243 अपॉन 99। देखिए कहाँ है ये 243 अपॉन 99, 245 अपॉन 99 है क्या, ये सी ऑप्शन है। जरा सा ऑप्शन इसमें नहीं मिल रहा लेकिन 243 अपॉन 99 ही होगा, ये ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये सवाल को देखिए, ये सवाल भी अच्छा है। यहाँ कह रहा है 75,327 अपॉन 2500, 75,327 अपॉन 2500, इसे डिवाइड करने पर कितना प्राप्त होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसको डिवाइड जब कीजिएगा तो आपके सामने आएगा 30.1308, अर्थात कितना आ गया दशमलव के कितने स्थान तक, है ना, 1 2 3 4 दशमलव के 4 स्थान तक, अर्थात 32 का आपका हो जाता है बी। तो निम्नलिखित में भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करें। सबसे पहले देखिए बड़ी भिन्न निकालने के लिए क्या करिएगा, अंतर निकालिए। तो 62 में 9 चला गया, कितना हो गया 62 में 9, इसका मतलब 53, है ना 53, ये 62 में 9 घटाइए तो कितना बच गया 2 7, 53, हाँ 7 2 9। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए इस दोनों में से घटाइए, तो 6 और 11 में से कितना आ रहा है ये अंतर, तो ये 5 आ रहा है। इसमें कितना आ रहा है 10, तो ये आ रहा है 39, और इसमें कितना आ रहा है 31 और 42 में, 31 और 42 में अगर यदि घटाते हैं कितना आ गया 9 ना 11 इसमें आ रहा है। अब इसमें देखिए 33 में कि आपका कितना अंतर आ रहा है ना। इसमें अगर यदि आप देख लेते इसको, चूंकि यहाँ पे सब हम जो है सो इक्वल कर लें जरा सा, इसमें जिसका भी कम आएगा इसमें डिफरेंस वही बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ गौर कीजिए कि आपका 6/11 है, इसको कम से कम 11 चौक 44 कर लीजिए, तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और ये 4 से कितना हो गया 24/44, और तब कितना अंतर आ जा रहा है 20। तो देखिए इधर सबसे छोटा आपका आ रहा है 11, अर्थात 31/42, यही आपका सबसे बड़ी भिन्न है। इसी तरह कीजिएगा, कम से कम आधार को सेम करते हुए, और जितना अंतर आए जो सबसे कम अंतर आएगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी। चलिए अब सवाल ये देखिए बहुत अच्छा है ये सवाल। इसमें कह रहा है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × x + 3 = 4 × 2x - 5, इसको कर लीजिए 5x + 15 = 8x - 20, तो 8x में 5x चला गया, 3x = ये 15 + 20 कितना आ गया 35, इसलिए x = हो गया 35/3, 35/3 आ गया। अब यही ऑप्शन आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए यहाँ कह रहा है कि 1.3/16 तथा इसके व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको कर लीजिए, यहाँ तो मल्टीप्लाई अगर ये जोड़ होगा 16 × 16 और 3 19, 19/16 और माइनस ये 16/19 आ जाएगा। चूँकि इसका व्युत्क्रम लेना है, ये तो सीधा है, इसका व्युत्क्रम ये हो गया। तो इतना जब लेते हैं तो इसका एलसीएम आप लीजिएगा, तो एलसीएम होगा 304 हो जाएगा, और 304 जब हो रहा है तो निश्चित है कि ये 19 से मल्टीप्लाई ये हो रहा है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया 16 × 19, और उसको 19 को मल्टीप्लाई करेंगे, 19 × 19 माइनस ये 16 × 16, 19 से 361 हो गया, और माइनस 16 256 हो गया अपॉन 304। इससे जब अगर घटाएंगे तो 105/304
4 आ रहा है, 105/304, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा, इसलिए कि किसी से मेल नहीं खा रहा है। चलिए 36 का देखिए, 36 का कह रहा है 36, एक माली 17,956 पौधों को इस तरह से लगाता है कि जितने पेड़ हैं उतने ही पंक्तियां में लगाता है, तो एक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी होगी। इसका कुछ नहीं करना है हमको, इसका जो है सो निश्चित है, ये आपका जो है सो है वर्गमूल से सवाल है, तो वर्गमूल इसका निकाल दीजिए, कितना है 17,956, इसका वर्गमूल निकाल लेना है हमको। सबसे पहले जोड़ा लगा देना है, 56 17 एक में, तो एक से एक में ही लगेगा, एक एक से एक यहाँ आ गया और एक कट गया, खत्म हो गया है ना। तो फिर कितना उतरना है 7 9, तो एक एक कितना हो गया, ये एक एक 2 हो गया, और 2 पर कितना देंगे, अगर 2 3 दे देते हैं 23 या 69 है ना, तो 69 हो गया, 10 बचा, और ये 26 हो गया। नियम यही है, जिसको मल्टीप्लाई कीजिएगा वो यहाँ लिखिएगा और इसको जोड़ करके नीचे उतारना है, कैरी आउट नीचे करना है, तो 26 हो गया, और 10 यहाँ कितना बचा 56। अब इसके ऊपर हम कितना लेंगे, यहाँ पे इसका मतलब है 4 से अगर ले लेते हैं है ना, तो चूँकि 6 है, 4 चौक 16, अर्थात इसको 4 चौक 16 और एक बचल है, और 6 चौक 24 और 1 25 के 2 बचा हुआ है, 4 दूना 8 और 2 10, हाँ ठीक है, 1056 पूरी तरह कट जाता है। जहाँ पे पूरी तरह कटे उसका जो जो वर्गमूल निकला, पहले कितना लिए थे 1, उसके बाद कितना लिए 3, उसके बाद कितना लिए 4, अर्थात 134। अर्थात हम कहें ये पंक्ति जो है यहाँ पे हम पौधा लगा रहे हैं और उतने ही इधर भी है, अर्थात ये अगर x हो तो ये भी x हो, क्या हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू एक ये 17,956, और इसी का x जब निकाले वर्गमूल 17,956 का, तो यही ना भी निकला हमारा, कितना निकला 134 गुना 134, तो 134 मेरा आंसर हो गया, 134 हमारा आंसर हो गया, तो ए ऑप्शन होगा, कितना होगा ए ऑप्शन होगा। चलिए थोड़ा सा पॉज करके देखिए इसको, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ भी पूछता है। यदि 2 4 6 8 10 और 12 14 में से, हाँ 14 से, देखिए 14 से 3 संख्या इस प्रकार चयनित की जाती है कि उनका योगफल 14 है, तो चयनित 3 संख्याओं में से संभावित लघुत्तम संख्या क्या होगी। देखिए क्वेश्चन को जरा समझिए फिर से, यदि 2 4 6 8 10 12 और 14 में से 3 संख्या इस प्रकार चयनित की जाती है, तीनों को संख्या को चयनित करना है जिसका योगफल 14 है, तो चयनित 3 संख्याओं में से संभावित लघुत्तम संख्या क्या है, संभावित लघुत्तम संख्या क्या है। इसमें कौन कौन चुनिएगा, मान लेते हैं हम चुन लेते हैं 2 4 8, देखिए 2 + 4 + 8, 8 4 12 2 14, 14 हो गया। अब 14 इसका जो है सो इस तरह का हम जो है सो एक ही ग्रुप संभव है, उसको कोनो जोड़ेंगे तो हमारा 14 नहीं आएगा। इसके बाद हम जाएंगे 4 6 10 8 18 हो जाता है, 6 8 14 ज़्यादा ही हो जाता है, इसीलिए यही ग्रुप एक संभव है। अब इसमें हमको देखना है कि इसका लघुत्तम संख्या क्या होगी, लघुत्तम है ना, लघुत्तम संख्या क्या है, तो 2 ही सबसे छोटी है, कितना है 2 है, इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ। चलिए अब सवाल आ गया 256, 256 पर कितना है 0.16, 256 पर, यहाँ 16 पर 0.18 है। ये सवाल साथियों जैसे कि यहाँ पे कितना दिया हुआ 16 टू द पावर 0.18, आई 16 का ही 16 स्क्वायर इक्वल टू होता है कितना 256, तो यहाँ लिख सकते हैं 16 स्क्वायर टू द पावर 0.16 और इंटू 16 टू द पावर 0.18। तो ये जैसे 16 स्क्वायर किए तो 16 को रहने दीजिए, लेकिन ये 2 से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ, तो 2 से जब मल्टीप्लाई होगा 16 दूना 32, अर्थात कितना हो जाएगा 0.32 इंटू 16 टू द पावर 0.18। अब जैसे 16 को ले लेते हैं, ये इस रूप में आ गया x पावर m इंटू x पावर n, ठीक है, इज इक्वल टू x पावर m प्लस n, इस रूप में आ गया। ये 16 तो आ गया, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ दोनों ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों जोड़ जाएगा 0.32 और प्लस 0.18 इज इक्वल टू 16 टू द पावर 32 और 18 कितना हो गया 32 18 50 हो गया, मैंने 0.5, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर कीजिए और इंटू 0.5 कर दीजिए, तो कितना हो गया 4 पे अभी फिर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये
5 दूना 10 अर्थात 1.0 हो गया, अर्थात 4 पर कितना हो गया, 4 पर 1 बराबर कितना होगा, 4 ही ना होगा। तो आंसर कितना आएगा इसका, आंसर आएगा ए, 4 ही आएगा आंसर। चलिए सवाल यहाँ आ गया आपकी बार आगे। साथियों 39 नंबर सवाल भी बहुत थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन अगर मेहनत कीजिएगा तो तुरंत बन जाता है। देखिए कैसे बनना है इसको। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ, ए अनुपात ए 39 का देखिए दिया हुआ है ए अनुपात बी प्लस सी, कितना दिया हुआ है, 1:3, एक यहाँ अनुपात 3। चलिए और दूसरा देखिए यहाँ दिया हुआ है, उस पर दिया हुआ है सी अनुपात बी प्लस ए प्लस बी, ये दिया हुआ है 5:7। और दोनों को जोड़िए तो जोड़ के कितना आ रहा है, 12। यहाँ भी दोनों को जोड़िए कितना आ रहा है, 4। 4 को कितना से गुना करें, 12 आ जाते हैं, 3 से। इसका मतलब ये 3 से इसको गुना करना पड़ेगा, ये दोनों को होते हैं। एक को भी 3 से गुना कीजिए तो 3 आएगा, और 3 को भी 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे एक चीज़ तो आ गया कि ए मेरा पता चल गया और सी मेरा पता चल गया, और बी में क्या है, ये 4 है, ए बी सी तीनों पता चल गया। अर्थात कितना हो गया, ए अनुपात बी अनुपात सी, अर्थात कितना आया, ये 3 हो गया, 3 अनुपात ये 4, 4:5, इतना आपका आ चुका है, 3:4:5 है ना। और जब इतना आ गया तो हमको करना क्या है, इसमें से ये एक अनुपात में निकला, रेस्पेक्टिव, हमारा बी फाइंड नहीं हुआ, यहाँ पे ए ही फाइंड हुआ और ये सी ही फाइंड हुआ, बी मेरा फाइंड नहीं हुआ। तो अगर यदि रियल में अगर देखें तो बी भी मेरा यही आ गया। अब यहाँ देखिए क्या कर रहा है, बी अनुपात ए प्लस सी, बी अनुपात ए प्लस सी कितना होगा, इसको निकालिए। हमारे पास आया कितना, ए बी सी 3 4 5, इसको हटाते हैं जरा सा, देखिए कितना आ गया था, है ना, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया, 3:4:5। अब यहाँ पुट कर दीजिए, कितना है, बी अनुपात ए प्लस सी, तो बी कितना है, बी है हमारा 4 अनुपात ए कितना है 3 और 5, 3 + 5 है ना, तो 4:3 कितना 8 हो गया, अर्थात 4/8 कटा दीजिए 1/2, अर्थात 1/2 आएगा, कितना आएगा 1/2। ए ऑप्शन आपका होगा। बहुत आसान है, बनाइएगा तो आसान लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ का है, यदि p sin थीटा = √3, p cos थीटा 1, तो p का मान कितना होगा, p sin थीटा = √3 है ना, p sin थीटा = √3 और p cos थीटा = 1, p cos थीटा = 1 बटा कर दीजिए, p को कटा दीजिए, p को कटाइए, पहले थीटा का मानते हैं, इतना बड़ा होता है क्या है tan थीटा, तो tan थीटा = √3, इसलिए थीटा = कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान ही होता है √3, तो थीटा निकल गया 60 डिग्री। आप चलिए यहाँ पुट कर दीजिए, इसी में पुट कर दीजिए, p × sin, ठीक है, sin थीटा = √3, तो sin p × sin 60 डिग्री, थीटा का मान 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री = √3, तो p × sin 60 डिग्री होता है कितना है, √3/2 बराबर √3, तो √3 कट गया, अर्थात p = कितना आ गया 2, p बराबर कितना आएगा 2 आएगा, इसका मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा, p = डी। आइए अब आ जाते हैं इस सवाल पे, ठीक है, ये सवाल पे आ जाते हैं, कितना है 41 नंबर सवाल, यदि साधारण ब्याज पर, इस साधारण ब्याज 300 पर 15 रुपया बढ़ जाता है, तब ब्याज की दर में 4% तक बढ़ जाती है, समय क्या होगा, इसमें समय पूछा। देखिए ये सवाल जो है आपका है 41 भी सवाल है, बहुत ही आसान है। जिसे होता क्या है, SI सिंपल इंटरेस्ट 2 - सिंपल इंटरेस्ट 1 बराबर दिया हुआ है हमारा कितना 15 रुपये, कितना दिया हुआ है 15 रुपये है ना। उसके बाद और दिया हुआ है क्या, रेट में देखिए R2, रेट में R1 - R2 = कह रहा है हमारा कितना 4%, ये दोनों चीज़ दिया हुआ है। अब एक सूत्र हमारे पास होता है SI2 - SI1 = PT × R2 - R1, चलिए अपॉन कितना होता है 100, तो ये तो आपके पास 15 है, ये कितना है 15 रुपया है, यहाँ पे 15 = है ना, PT कितना है, PT देखिए दिया हुआ है 300, अर्थात 300 ×
R2 माइनस R1 कितना निकला था, R2 माइनस R तो आपका है 4 है, टी यहाँ समय तो निकालना ही है, P तो 300 दिया हुआ था, T समय निकालना है इंटू 4/100, तो ये दोनों कटा दीजिए, कितना बच गया 3 से कटा दीजिए 5 कटाइए, अब 5/4 हो जाएगा, T बराबर क्या होगा, T बराबर 5/4, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1.1/4 होगा, इतना 1.1/4 वर्ष, अर्थात कौन हो जा रहा है, ये हो जा रहा है ए ऑप्शन आपका, देखिए ए ऑप्शन हो जा रहा है। चलिए अब चलते हैं, यहाँ 42 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण जो नहीं है, द्विघात समीकरण का क्या फॉर्मेट होता है, ax² + bx + c, यही समीकरण का फॉर्मेट होता है। अर्थात सबसे पहले x² और x² - 1 अर्थात ये घटते हुए, और यहाँ x² - 2 अर्थात एकदम 0, यहाँ पे एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे करके आपको देखना है कि कौन सा जो है द्विघात समीकरण नहीं है। तो सबसे पहला देख लीजिए, यहाँ अगर कैलकुलेशन कीजिएगा तो 2m² + 3m और यहाँ हो गया बराबर m² + 1, तो ये अगर घटेबू कीजिएगा तो m² रहेगा, तो ये तो है, आ जाइए ये बोला आपका y माइनस इतना, तो इसमें भी तो स्क्वायर रहेगा, इसमें भी देखिए स्क्वायर रहेगा, इसमें q हो जाएगा, q तो q वाला नहीं होगा, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब यहाँ कह रहा है कि एक घनाभ बना लीजिए पहले, देखिए ये आपका क्या है, घनाभ है। एक घनाभ के 3 आसन फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल a है, और एक का पृष्ठीय क्षेत्रफल नीचे वाला b है, और एक पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका ये c है। तो 3 पृष्ठीय क्षेत्रफल a b c है, तो आयतन ज्ञात कीजिए, इसका आयतन आपको निकालना है। देखिए साथियों ये सवाल भी बहुत ही रोचक है। जैसे मान लीजिए इसको अगर L मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको H मानते हैं, तो निश्चित है कि इसमें कैलकुलेशन अगर कीजिएगा तो यहाँ देखिए आपको मिलेगा, क्योंकि A ही हम ले रहे हैं तो L इंटू B ले रहे हैं, है ना। ये जब पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल ये ले रहे हैं, ये पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, ऊंचाई गुना चौड़ाई, इस तरह करके ले रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो है सो आप देखिएगा अगर यदि वहाँ पे कीजिएगा तो आपके पास क्या प्राप्त होता है, A = LB है ना, L इंटू B, और B = कितना आ रहा है, B इंटू H, और C = कितना आ रहा है, L इंटू H। तो हमको क्या करना है यहाँ पे हमको, इसीलिए ABC अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, LB इंटू BH इंटू LH, अर्थात कितना हो गया, LBH का होल स्क्वायर हो गया, है ना, LBH का होल स्क्वायर। अर्थात हमको ABC में ही लाना है, तो LBH बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि ABC बराबर इतना था, इसीलिए ABC टू द पावर 1/2 हो जाएगा, ABC टू द पावर 1/2, अर्थात आयतन बराबर क्या हो गया, आयतन बराबर ABC टू द पावर 1/2। तो कौन सा हो जाएगा, देखिए हाँ बी ऑप्शन हो जाएगा ये। एक सवाल है यहाँ पे, एक त्रिभुज के कोण क्रमशः इतना है, तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप बताइए। तो तीनों कोण बराबर होता है कितना, 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 2x + 3x - 8 और प्लस 5x - 12 = 180 डिग्री। तो 2x 3 और 5x और 5 10x अब माइनस 20 = 180 डिग्री। तो 10x = ये माइनस में इधर आ जाएगा, 180 + 20 कितना हो जाएगा, 200, इसलिए 10 0 से कटा दीजिए, x बराबर कितना हो गया, 20, x बराबर 20 आ गया। अब कह रहा है सबसे बड़े कोण की माप बताइए। तो ये देखिए 20x बराबर निकला, तो 2x कितना हुआ, यहाँ देखिए 2x बराबर हो गया 40 गुना करके, और यहाँ हो गया 20 या 60 में से 8 चला गया, 60 में से 8 चला गया तो 52 एक ठो हो जाएगा, एक ठो 52 होगा। और दूसरा है 20 × 25 100 में 12, 100 में 12 तो 88, तो सबसे बड़ा 88 न होगा इसका, देखिए बी ऑप्शन हो जाएगा 88। कैलकुलेशन करना पड़ता है, थोड़ा सा करना पड़ेगा, और कोई बात नहीं है, सब सवाल बन जाता है। चलिए साथियों आगे आप 45 नंबर सवाल 45 में कह रहा है, देखिए 11/16 हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों की अपनी कारें हैं और 20/33 कार मालिकों ने कार पार्किंग की जगह खरीदी है। यदि 130 निवासियों ने खुले स्थान में गाड़ी पार्क की है तो सोसाइटी में कितने निवासी थे। इस सवाल को मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, जरा सा इसको करके देखिएगा, आप ऑप्शन में जरूर बताइएगा, फिर मैं आपके साथ ये सवाल बना के कमेंट में जरूर लिखिएगा। उसके बाद मैं इस सवाल को पहले बार, जो नया वीडियो होगा उसमें पहली बार सवाल को लूँगा। डेंगू के समय रक्तस्राव
रक्तस्राव की संख्या में कमी होने के कारण होता है। डेंगू के समय रक्तस्राव डैश की संख्या में कमी होने के कारण होता है। क्या? प्लाज्मा, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं? नहीं, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के कारण जो है सो उसमें क्या होता है, डेंगू के समय रक्तस्राव प्लेटलेट्स की कमी के संख्या में कमी के कारण होना शुरू हो जाता है। जठर अम्ल द्वारा, देखिए यहाँ क्या कर रहा है, जठर अम्ल किसके द्वारा पेट में स्रावित होते हैं? पेस्टिक कोशिकाओं द्वारा, गैस्ट्रिक स्रावी कोशिकाओं द्वारा, पार्श्विक कोशिकाओं द्वारा, पार्श्विक कोशिकाओं, अर्थात सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आइए अगला सवाल पूछ रहा है साथियों, देखिए एकदम 2-3 गो लास्ट सवाल बचा हुआ है। दही जमने के लिए कौन जीवाणु उत्तरदायी है? लैक्टोबैसिलस, एसिडोफिलस, है ना, माइक्रोकोकस, लैक्टोबैक्टरस ऑरियस, बेसिलस रेडिसिकोला। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है वो हमारे पेट में भी है और ये फायदेमंद भी होता है, इसीलिए ये जो है दही जमाने के लिए काम में आता है, ये बहुत फायदेमंद है। अगला 49 का, शैवाल मानव जाति के लिए कौन उपयोगी है? क्योंकि ये शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है क्योंकि ये ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होते हैं, गंदे स्थानों को साफ करने में मददगार होते हैं, ओजोन परत बनाने में सहायक होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण में सहायक होते हैं। ऑप्शन ए है, ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होते हैं। अगला सवाल है साथियों, और 15 ये लास्ट सवाल है 50 नंबर का। देखिए क्या कर रहा है, जॉर्ज जहान मेंडेल ने एक अध्ययन के माध्यम से वंशानुक्रम का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किसके अध्ययन करने पर? मटर, व्यक्ति, जानवर और फिर क्या है एक तो गाजर। किसके अध्ययन करने से? जॉर्ज जोहान मेंडेल साहब ने आनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था। तो ये आपका मटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मटर। देखिए ऑप्शन ए आपका मटर हो जाएगा। मटर पर जो है इन्होंने अध्ययन किया था, अध्ययन करके ये हमें सिद्धांत दिया। इतना जान लीजिए, जॉर्ज जोहान मेंडेल साहब के अध्ययन के माध्यम से वंशानुगत का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। मेंडेल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। इसलिए मेंडेल साहब ने क्या किए, मटर के ऊपर ही अपना प्रयोग करके और ये जो है सो अपना नियम दिए। मेंडल के आनुवंशिकता का नियमों में से पहला एवं दूसरा नियम एक संकरीय क्रॉस के आधार पर था, तीसरा नियम द्विसंकरीय क्रॉस पर आधारित है। चलिए, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी मनुष्य के ऊपर नहीं, किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं, किसी जानवर के ऊपर नहीं, मटर के ऊपर इन्होंने अपना जो है सो शोध किया और हम लोगों को बताया कि आनुवंशिकता का नियम अर्थात जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे परदादा से हमारे माँ पिता, दादा में, दादा से माँ पिता में, माँ पिता से हमारे अंदर आया और हमारे बच्चे तक वही जा रहा है, ऐसी लक्षण उसे ही आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। और आनुवांशिकता का पिता किनको कहा गया है? जोहान मेंडेल साहब को। चलिए नई वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं साथियों। जय हिंद साथियों, जय भारत।